नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम तीसरी लहर से कैसे बचे में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। कोरोना वायरस का एक नया रूप देश में दस्तक दे चुका है। कोरोना के इस नए रूप का नाम है डेल्टा प्लस, जो आपने सुना भी होगा। इस वायरस को लेकर देश भर के विशेषज्ञ लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों को तीसरी लहर से बचने के लिए लगातार सचेत कर रही है, क्योंकि दावा यही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ही तीसरी लहर का कारण बनेगा और देश में इससे संक्रमित मरीज मिलने भी अब शुरू हो गए हैं। तो डेल्टा प्लस के मरीज यहां पर मिलने शुरू हो गए हैं। डेल्टा प्लस से बचाव के लिए हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए, इसके लिए न्यूज 18 पर हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर लखनऊ पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर धीमान मौजूद हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, इसका कितना खतरा बड़ा है, क्या लक्षण है, इन तमाम बातों को समझेंगे। इन सभी विषयों पर प्रोफेसर आर.के. धीमान से हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। खतरे ने फिर बदला अपना रूप। पहले डेल्टा वेरिएंट ने मचाई तबाही, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडराया। बारह राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा। कोरोना की दूसरी लहर से देश किसी तरह संभला है और अब तीसरी लहर का खतरा धीरे धीरे पैर पसार रहा है। दूसरी लहर में जहां डेल्टा वेरिएंट ने देश में तबाही मचाई, वहीं अब वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। अब ये वायरस डेल्टा प्लस बनकर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। वहीं खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को अलर्ट कर दिया है। इस वेरिएंट को लेकर WHO ने भी सभी देशों को आगाह कर दिया है। WHO ने कोविड-19 के अन्य स्वरूपों के मुकाबले डेल्टा प्लस को खतरनाक बताया है। उसने कहा है कि सबसे अधिक संक्रमण डेल्टा प्लस वायरस से है। ये वायरस के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की ज्यादा क्षमता रखता है। कोविड का जो डेल्टा प्लस जो वायरस है वो अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है और ये वायरस तेजी से फैल रहा है। WHO की चेतावनी के बाद यूपी सरकार डेल्टा वेरिएंट को लेकर काफी सतर्क है। हालांकि अभी तक यूपी में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई केस नहीं मिला हुआ है, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी गई है कि इस पर निगरानी रखी जाए और मैक्सिमम टेक्निकल एस्पेक्ट से चीज़ें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं, इस बात का सुझाव भी राज्य सरकार को, KGMU को, चिकित्सकों को देना है। यूपी सरकार के निर्देश पर विशेषज्ञों की टीम वायरस के म्यूटेशन पर निगरानी रख रही है। इस टीम में पीजीआई के निदेशक समेत KGMU के VC भी शामिल हैं। इस टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखे कि वायरस किस तरह से प्रकोप छोड़ सकता है, साथ ही तीसरी लहर और इस वायरस से लड़ने के लिए किस तरह से तैयारियों की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नया खतरा डेल्टा प्लस है, ये नया वेरिएंट है और कितना बड़ा खतरा है, क्या लक्षण हैं, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ के SG पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर.के. धीमान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार वो हमारे साथ लाइव रहेंगे। जो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के करोड़ों दर्शकों को डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी हर जानकारी देंगे और तीसरी लहर से कैसे बचें इस बारे में भी बताएंगे। धीमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि तीसरी लहर को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कोई कहता है सितंबर में तीसरी लहर आ रही है, कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलग अलग तरह की बातें कहती हैं। क्या कहेंगे आप, तीसरी लहर को लेकर के क्या जानकारी है अभी? धन्यवाद। आप पहले ही जानते हैं कि 2 लहर आ चुकी हैं। एक आई है 2020 में मार्च से लेके जनवरी 2021 तक पहली लहर, और उसमें जो था वाइल्ड टाइप वायरस इन्वॉल्व था। दूसरी लहर अभी चली रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और इसका जो वायरस था वो डेल्टा वायरस था, डेल्टा वेरिएंट था।
और आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि ये तीसरी लहर कब आएगी। पहले तो हम समझते थे कि ये 3 से 4 महीने लगेंगे और इस लहर में मोस्ट लाइकली जो वायरस इन्वॉल्व होगा वो डेल्टा प्लस होगा, जैसे आपने मेरे को बताया है। और अब तो ऐसा लगता है केसेस आने लगे हैं और ये केस अभी तक 10 दिन पहले तक सिर्फ 3 या 4 राज्यों में थे और आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये केसेस जो हैं 12 राज्यों में हो गए हैं, 250-300 मरीज हो गए हैं इस समय और अभी तक यूपी में ये डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। और हम समझते हैं कि तीसरी वेव में अब आने में ज़्यादा समय नहीं है, हो सकता है ये अगस्त में ही आ जाए। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि तीसरी लहर को लेकर के तो लोगों में एक डर पैदा होता है क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन भी हो रहा है। ऐसे में लोग किस तरीके से बच सकते हैं? तरीका क्या है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो वैक्सीनेशन के प्रभाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, यही सारे तरीके हैं या और भी कोई तरीका है? मैं ना थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा पहली जी। लहर का और दूसरी लहर का, क्योंकि जो डेल्टा वायरस जो था दूसरी लहर में था, तो वो ही अब अपना रूप बदलकर जैसा आप कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस जो है तीसरी लहर में आ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे आप जानते हैं कि दूसरी लहर बहुत तेज़ी से आई है और 2 महीने में ही डाउन भी हो गई है और इतने केसेस हुए कम से कम 5-7 गुना जो है पहली लहर से केसेस हुए हैं। इन्फेक्टिविटी जो है वो डेल्टा वायरस के क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ये जो सेकंड वेव थी वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक थी, बहुत ही सीवियर पेशेंट्स आए और डेथ भी इसमें ज़्यादा हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेल्टा वायरस है उसके कम से कम 4-5 इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि इन्फेक्टिविटी जो है, जो वाइल्ड टाइप थी वायरस उससे कम से कम 2 गुना है। यानी कि जितने देर में वाइल्ड टाइप जो है एक पेशेंट करता है, इनफैक्ट ये 2 कर देता है और बहुत तेज़ी से करता है। और इसी वजह से जो है ये डेल्टा वायरस जो है पूरे पूरे विश्व भर में मैं आपको बताऊँगा, इसने अपने पैर पसारे हैं और यहाँ तक कि यूएसए में 10 दिन पहले तक जितने भी नए केस आ रहे थे उसमें 10% सिर्फ डेल्टा वायरस के थे और उसके बाद में जो हैं ये केसेस जो हैं 20% हो गए हैं। अगर यूके की बात करें मोर देन 60-70% इस समय जो केसेस वहाँ पे आ रहे हैं न्यू पेशेंट्स के वो ईमान 70% साहब है। बिल्कुल ये हमारी सारी सेकंड चीजें, लेकिन बचाव का सवाल था मेरा सवाल था कि बचाव कैसे करेंगे, क्या तरीका है? लोगों के जहन में इसको लेकर तमाम तरह की संशय हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ और ये जो डेल्टा प्लस है ये उससे भी ज़्यादा आक्रामक वायरस है डेल्टा से और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और इसकी विरुलेंस यानी कि ये सीवियर डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा करेंगे और यहाँ तक कि आईसीयू केयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो इस पे ही डिपेंड करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होंगे और मोर्टेलिटी भी हो सकती है। जैसे आपने कहा है वैक्सीन की कितनी इफ़ेक्टिविटी होगी, इसकी कितना इफ़ेक्टिव वैक्सीन होगा। तो जहाँ तक बचाव की बात है, सबसे पहली बात तो ये है कोई भी वायरस इन्फेक्शन हो, हमें वो नहीं भूलना चाहिए CAB कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसमें 3 चीज़ें आती हैं मैं आपको बताऊँगा। पहली आती है मास्क लगाना और दूसरी होती है 2 गज या 2 मीटर की दूरी और तीसरी होती है हैंड सैनिटाइजेशन। और आजकल हम जो है एक्सटेंडेड कैब की भी बात करते हैं। एक्सटेंडेड कैब क्या है कि छोटी-मोटी गैदरिंग्स जो हम लोग बंद कमरे में करते हैं या एसी कमरे में करते हैं वो नहीं करनी चाहिए और कहीं पे भी भीड़ जमा नहीं करनी चाहिए। जो बर्थडेज़ हम लोग मनाते हैं, मैरिजेज़ बनाते हैं उसमें विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए और चौथी बात ये है बिना वजह जो है घर से बाहर ना निकलें। जो बहुत ही आपको ज़रूरी है ट्रैवल तभी आप ट्रैवल करें, आप बिल्कुल। ना करें। तो मैं कहूँगा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है आज के समय में जो है वो कैब दीवान जी, की लेकिन मानना हम बहुत देख रहे हैं कि जो बातें निकल करके चाहे एम्स की तरफ से या और तमाम जगह से जो बातें निकल करके सामने आई, उसमें कहा गया कि तीसरी लहर में निशाने पर बच्चे होंगे। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि उनका वैक्सीनेशन भी अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, हर वर्ग के लोग इस लहर में प्रभावित हो सकते हैं या बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी ये लहर? ऐसा सोचने की वजह क्या है पहले हम ये जानना चाहेंगे।
अगर आप देखें जो एल्डरली पर्सन्स हैं जिनको और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या नहीं हैं, वो सबसे पहले अफेक्ट हुए थे। उसके बाद मिडिल एज वाले भी थे और जो सेकंड लहर में तो यंगस्टर भी हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है एक्सपोज़र रेट जो था इन लोगों में बहुत ज़्यादा था और जो वैक्सीन भी हमने स्टार्ट करी है वो इसी क्रम में करी है। जो एल्डरली हैं पहले उनको, फिर मिडिल एज और हमारा इस समय 18 इयर्स प्लस में हो रहा है, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कि 1 साल से लेके 18 साल तक अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है। जो हमारे को इम्यूनिटी मिलती है वो 2 चीज़ों से मिल सकती है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो, कई केसेस में तो बहुत ही माइल्ड होता है, पता ही नहीं चलता, और या फिर वैक्सीनेशन से हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोचा गया कि शायद इम्यूनिटी लेवल जो है, या जो जो बच्चे हैं, जो परसेंटेज हैं जिनमें इम्यूनिटी हो चुकी है, वो शायद चिल्ड्रन में कम हो, इसलिए जो टारगेट होगा नए वायरस का, जिनको इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से, और वैक्सीन तो दी नहीं गई है, तो उसमें ज़्यादा होगा। मेरा अपना मानना है कि हो सकता है चिल्ड्रन में ज़्यादा हो, लेकिन कम तो होगा नहीं। जितना बाकी के लोग, बाकी के ग्रुप जो हैं एल्डरली, मिडिल एज्ड और यंगस्टर इन्वॉल्व होंगे, इस बार हमें बच्चे भी इन्वॉल्व मिलेंगे और उनकी संख्या जो है अच्छी खासी होगी, इसलिए हमें उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स, जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वो करनी पड़ेगी। दीवान जी, हमने देखा था जब पहली लहर थी तो जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे थे उनके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे उसमें 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का वक्त लग रहा था। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो सिम्टम्स भी तेजी के साथ आ रहे थे, बदले हुए सिम्टम्स भी थे। इस तीसरी लहर के बारे में, इस डेल्टा प्लस वायरस के बारे में क्या जानकारी आप तमाम दर्शकों को देंगे? किस तरीके से लक्षण आएंगे, कितने दिन में ये लक्षण आएंगे, क्या हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि अगर हम देखें इसमें लक्षण जैसे सेकंड वेव में बहुत जल्दी आए थे, और हमको तो लगता है कि डेल्टा प्लस में तो उससे भी जल्दी आने की संभावना है। जो डबलिंग टाइम होता था कि आज मान लो 10 केसेस हैं, तो उसके डबलिंग मतलब 20 कब होंगे और 20 के 40 कब होंगे, 40 के 80 होंगे, तो लास्ट टाइम जो था ये 2 वीक था। इस समय हमको लगता है ये और भी घट के हो सकता है कि 10-11 दिन न रह जाए, हो सकता है 7-8 दिन ना रह जाए। क्योंकि विरुलेंस की जो है, हम डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ से भी रिपोर्ट आई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सिम्पटम्स जो हैं डेल्टा प्लस के, कम से कम जो डेल्टा के सिम्पटम्स हैं, जैसे कि पिछली बार हमें सभी कुछ मिला, फीवर भी मिला, हेडेक भी मिला है, और रनिंग नोज़ मतलब कॉमन कोल्ड वाले सिम्पटम्स भी मिले हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट भी मिली है, लॉस ऑफ टेस्ट भी मिला है। तो हो सकता है वही सिम्पटम हो या उससे भिन्न हो। जब जब तक हम एक लार्जर पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट नहीं देख पाएँगे, उसको एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे, तो इसका बताना बड़ा मुश्किल है कि डेल्टा प्लस में कैसे सिम्पटम होंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये सिम्पटम जल्दी आएँगे, लंबे समय तक रह सकते हैं, और इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, और सीवियरिटी भी ज़्यादा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम तरह से जो आपने जानकारियां दी है काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, इसीलिए तमाम दर्शकों से हम इस बात को कहते हैं कि आपको लापरवाही